गुड मॉर्निंग सभी को जय श्री श्याम। विनर एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस से लगभग 100 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि ये जो चैप्टर है, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जैसे LT ग्रेड, TGT, PGT, इसके साथ साथ क्लास 12 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न हम आज लेके उपस्थित हैं, लगभग 100 प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को हम लोग कराने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर भी देते रहिएगा, क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न हम लोग कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लोग। पहला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरामिड बेस। इनमें से कौन सा पिरामिड बेस नहीं है? साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन और एडेनिन। तो हम लोग जानते हैं जो नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। तो जो प्यूरिन होता है इसमें दो ही होते, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में कट CUT। तो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो कह रहा कि पिरिमिडिन में कौन नहीं होता है? एडेनिन, ग्वानिन नहीं होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आप लोग भी कमेंट में बताते रहिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? तो आपको बता देते हैं, जब भी नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं ना, तो जब भी एडेनिन जुड़ेगा थायमिन के साथ तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। जब ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो इसने पूछा है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए पेंटोज शुगर इन DNA। कह रहा है कि DNA में कौन सा पेंटोज शुगर होता है? तो हमने बताया था, आपको याद भी होगा, DNA का जो दूसरा कार्बन होता है, दूसरे कार्बन पर यहाँ पर सिर्फ H होता है, यहाँ पे भी H होता है। दूसरे कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। क्या बोलते हैं जी? डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, DNA में डीऑक्सी और राइबोज में तो आप जान ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। RNA में कौन सा बेस नहीं होता है? यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन। तो आपको पता है RNA में जो होता है थायमिन नहीं होता है, क्योंकि थायमिन पाया जाता है DNA में। थायमिन का स्थान पे RNA में यूरेसिल होता है। तो कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा? तो थायमिन होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। आइए, प्यूरिन R, प्यूरिन में कौन कौन आएंगे? तो अभी मैंने बताया कि प्यूरिन में एडेनिन आ जाएगा और ग्वानिन आ जाएगा। एडेनिन ग्वानिन कहीं दिया है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बस, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आइए हम स्ट्रक्चर ऑफ DNA पे चर्चा करते हैं। DNA इज ए सिंगल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स, डबल हेलिक्स या नन ऑफ दीज। तो DNA आपको पता है, जो DNA होता है ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। DNA क्या होता है? डबल हेलिक्स। और DNA जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ये किसने प्रस्तुत किया? वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज प्रपोज बाई। DNA का जो डबल स्टैंड है किसने प्रपोज किया? तो अभी मैंने बताया वाटसन एंड क्रिक, बी ऑप्शन। देखते ही आंसर बता दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कर रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर ऑफ DNA। तो देखिए DNA में अगर हम बात किया जाए, DNA एक बार टर्न ले लेता है ना, DNA एक बार टर्न ले लेता है। तो DNA जब एक बार टर्न लेता है तो इस देखिए, ये है नाइट्रोजनस, ये है बेस पेयर। दो बेस पेयर के बीच की दूरी, दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर होता है दो बेस पेयर के बीच की दूरी। इसने पूछा है कि DNA में दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर, ये ऑप्शन को राइट होगा।
नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। कह रहा है ये डीएनए है हमारा, डीएनए के एक कंप्लीट टर्न में कितने बेसेस होते हैं? तो एक डीएनए की कंप्लीट बेस पेयर को ही बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं जी? हेलिक्स बोलते हैं। एक हेलिक्स में कुल लगभग 10 बेस पेयर आते हैं। कितने? 10 बेस पेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न डीएनए हेलिक्स। डीएनए के एक हेलिक्स में, मतलब एक पूरे टर्न में, तो डीएनए के एक हेलिक्स में इतनी इनकी जो लेंथ होगी कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं डीएनए के एक बेस पेयर में जो लेंथ होता है, डीएनए के एक बेस पेयर में जो क्या बोलते हैं बेस पेयर पाए जाते हैं डीएनए के टोटल 10 होते हैं। एक बेस पेयर के बीच दूरी में जो डिफरेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। तो 10 हैं तो कितना हो जाएगा? लगभग 3.4 नैनोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आप लोग कमेंट्स में माध्यम से देते रहे आंसर। हिस्टोन आर रिच इन। हिस्टोन प्रोटीन आपको पता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसमें रिच क्या होते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हिस्टोन जो बेसिक नेचर शो करता है, बेसिक नेचर। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल इज व्रिप्ड अराउंड। आप लोग को पता है जो न्यूक्लियोसोम बनता है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर से बनता है। हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर से बनता है। वो 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं तो जाके बनता है न्यूक्लियोसोम। तो वही पूछ रहा है कितने प्रोटीन? तो 8। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखिएगा बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट। आपको पता है जो डीएनए होता है, जो डीएनए था वह न्यूक्लियोसोम में ऐसे ही क्या था? प्रेजेंट था। और जब हम इस न्यूक्लियोसोम को हम लोग ध्यान से देखते हैं, जब इन न्यूक्लियोसोमों को ध्यान से हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको लगता है कि जैसे मोतियों की माला की तरह हमको दिखाई देता है। तो ये है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, दिखाई देता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा है कि यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, हेट्रोक्रोमेटिन या सेंट्रोमियर। तो देखिएगा क्रोमेटिन 2 प्रकार का मैंने बताया था, एक हेट्रोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन इतना ज़्यादा कंडेंस हो जाता है कि ट्रांसक्रिप्शनल रूप से इनएक्टिव हो जाता है, जबकि यूक्रोमेटिन थोड़ा इनके बीच की दूरियां रहती है और ये ट्रांसक्रिप्शन रूप से एक्टिव होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है द लिंकर हिस्टोन। लिंकर हिस्टोन आपको पता 8 हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं वो न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है, लेकिन एक बाहर हिस्टोन प्रोटीन होता है जो ऑक्टामर में शामिल नहीं होता है और इसे लिंक करके जोड़े रखता है। उसका नाम है H1। क्या नाम है भाई? H1 हिस्टोन प्रोटीन। समझ में आ रहा है बात? नहीं तो बिल्कुल राइट हो जाएगा H1। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। डीएनए रिप्लिकेशन इज। डीएनए का रिप्लिकेशन किस तरह से होता है? कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्जिव या नन ऑफ दी। तो डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है जी। और इसका एक्सपेरिमेंट भी करके बताए थे मिशेल्सन स्टाल ने कि डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं, 2 स्टैंड, दोनों स्टैंड पर नई डीएनए बनता है और दोनों स्टैंड डीएनए की टेम्पलेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है। अगला है, आ गया प्रश्न। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन वाज प्रूव्ड बाय। किसने प्रूव कर दिया कि डीएनए की रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है? हर्शे एंड चेस, मिशेल्सन स्टाल, वाटसन एंड क्रिक एंड बीडल टाटम। तो मिशेल्सन स्टाल अभी मैंने बताया, इस मिशेल्सन स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई बैक्टीरिया पर। आगे, इन ई कोलाई डीएनए रिप्लिकेशन बीइंग्स। हमने बताया था डीएनए की जो रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है वहाँ पर होता है ORI, जिसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि डीएनए की रिप्लिकेशन वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे 80 रिच सीक्वेंस ज़्यादा होगा। जहाँ पे 80 सीक्वेंसेस ज़्यादा होगा
इसलिए 80 सीक्वेंस में इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, तो जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहीं से आसानी से तोड़ना आसान होगा, तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग डीएनए इज। आपको पता है डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड है, इनको 2 स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम अनवाइंडिंग करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न बात करते हैं लोग। ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर फॉर्म्ड इन। हमने बताया था जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए के रिप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस क्या करती रिप्लिकेशन होती रहती है, दूसरे स्ट्रैंड पर रुक रुक के प्राइमर लग लग कर रिप्लिकेशन होगी। तो कह रहा ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ बनेगा? ओकाजाकी फ्रेगमेंट जहाँ पर लैग, देखिए लैग मतलब होता है रुक रुक के, लैगिंग, तो लैगिंग स्टेट पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगा, बी ऑप्शन। अब आइए ट्रांसक्रिप्शन से कुछ प्रश्न है। द एंजाइम दैट कैटलिस्ट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोकैरियोट में क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज या लाइकेज? बताइए, याद रखिएगा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ये ट्रांसक्रिप्शन करता है अकेले ही, लेकिन प्रोकैरियोटिक में करता है, यूकैरियोटिक में अलग अलग होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अगला है इन प्रोकैरियोट्स सिग्मा फैक्टर इज नीडेड फॉर। आपको पता है प्रोकैरियोटिक में जब डीएनए रिप्लिकेशन होने लगता है, ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है, तो एक प्रमोटर साइट होता है, इस प्रमोटर साइट से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ाने के लिए एक सिग्मा फैक्टर रोल अदा करता है, जिससे चैन इनिशिएशन होगा। चैन इनिशिएशन मतलब क्या? ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सिंथेसाइज। कह रहा यूकैरियोट में आरएनए जो पॉलीमरेज है वो क्या बनाता था? हमने बताया था आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, देखिए एक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था, एक सेकेंड था। आरएनए पॉलीमरेज जो सेकेंड था यही एचएनआरएनए बना रहा था ना, एचएनआरएनए, और इसी एचएनआरएनए से मैच्योर होके एमआरएनए बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एमआरएनए, क्योंकि एचएनआरएनए से ही एमआरएनए बनता है। आया नेक्स्ट, द कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए इज आल्सो कॉल्ड। कोडिंग स्टैंड डीएनए को हम लोग किस नाम से जानते हैं? टेम्पलेट स्टैंड, सेंस स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड या नॉन कोडिंग स्टैंड? द कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए इज आल्सो कॉल्ड। कोडिंग स्टैंड डीएनए को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हमने बताया था जब डीएनए का रिप्लिकेशन होने लगता है, एक स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 प्राइम होती है, एक डीएनए की पोलैरिटी जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 में होती है, उसी पर क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। तो मतलब ये स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगी, लेकिन ये स्टैंड क्या होगी? टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करेगी, लेकिन एक कोडिंग स्टैंड से बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंस स्टैंड भी बोलते हैं, जानते रहिएगा। तो कह रहा कि कोडिंग स्टैंड डीएनए इज आल्सो कॉल्ड। कोडिंग स्टैंड को और किस नाम से जानते हैं? तो कोडिंग स्टैंड को ही बोलते हैं सेंस स्टैंड बोलते हैं, जबकि टेम्पलेट वाले को बोलते हैं नॉन कोडिंग, और इसे बोलते हैं नॉन सेंस। ठीक है, आइए नेक्स्ट। इंट्रॉन आर रिमूव्ड बाई। इंट्रॉन आपको था, जैसे एचएनआरएनए में इंट्रॉन था, ये इनको रिमूव करने के लिए हमने किसका यूज किया था? तो हमने बताया था इसमें स्प्लाइसिंग किया जाता है, स्प्लाइसिंग। ठीक है, चलिए अब आइए जेनेटिक कोड से प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, सिंगलेट, डबलेट या नन? तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है भाई, आपको पता है, जैसे AUG, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर ये आपके निर्माण करते, तो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट कुल 64 कोडान होते हैं, जिसमें से 3 स्टॉप कोडान होते हैं। विच कोडान इज स्टार्टेड कोडान? कौन स्टार्टेड कोडान है? UA, AUG, UAG। तो यहाँ पे आंसर स्टार्टेड कोडान, AUG स्टार्टेड कोडान है, यही स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो भी है। अगला प्रश्न है स्टॉप कोडान में से कौन सा है? तो UA, UAG, UGA यही आंसर होगा। हम जानते हैं स्टॉप कोडान ही होता है। अगला है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड
में अगर आपसे कह दिया जाए कि डीजेनरेसी का मतलब क्या है जी, तो जानते रहे एक अमीनो एसिड के बनाने के लिए अगर बहुत सारे कोडान लगते हैं तो उसे बोलते हैं डीजेनरेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है विच अमीनो एसिड इज कोडेड बाई ओनली वन कोडान। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो केवल एक ही कोडान से कोड होता है। तो हमने इसको प्रश्न को बताया था मिथियोनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, सेरिन। तो देखिए सेरिन को कोडिंग करने के लिए 6 अमीनो एसिड, बाकी इन सभी में भी ज़्यादा, लेकिन मिथियोनिन को कोडिंग करने के लिए एक ही है, AUG, जिसे बोलते हैं स्टार्टिंग कोडान। यही एक ही है जो क्या करता है, एक ही प्रकार का, मतलब ये एक ही अमीनो एसिड निकालता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ट्रांसलेशन से है। राइबोसोम इज द साइट ऑफ रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन। तो राइबोसोम क्या करता है जी, राइबोसोम तो ट्रांसलेशन में हेल्प करता है ना, ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो सी ऑप्शन। कह रहा कि इन यूकैरियोट्स राइबोसोम, यूकैरियोट्स में राइबोसोम कौन से होते हैं। तो यूकैरियोटिक में राइबोसोम से 80S होते हैं, और प्रोकैरियोटिक अगर पूछता तो 70S बता देते हैं आप। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। द tRNA बाइंडिंग साइट इन राइबोसोम ABC, APE, PQR, XYZ। द tRNA बाइंडिंग साइट राइबोसोम। तो भाई आपको बताया था मैंने, राइबोसोम जो थे उनका 2 साइड था, एक था P साइड, एक था A साइड। इसी A साइड पर ही अमीनो एसिड आके जुड़ता था और पेप्टाइड बॉन्ड बनता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट tRNA इज ट्रांसलेशन कैरी। फर्स्ट tRNA इज ट्रांसलेशन कैरी ग्लाइसिन, मिथियोनिन, प्रोलिन, एलिनिन। तो जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता तो सबसे पहले AUG कोडान था, यही स्टार्ट करता था, और AUG जो कोडान था ये मिथियोनिन बनाता है, तो मिथियोनिन इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज कैटलाइज्ड बाई। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड DNA पॉलीमरेज, पेप्टाइड ट्रांसफरेज, RNA पॉलीमरेज, लाइगेज। तो हमने बताया था पेप्टाइड ट्रांसफरेज की मदद से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जो कि RNA से ही, मतलब जो RNA से ही ये एंजाइम की मदद से निकलता है, RNA से ही निकलता है ये एंजाइम। अगला प्रश्न है द ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाई। ओपेरॉन मॉडल किसने दिया, हमने पढ़ाया था। तो ओपेरॉन मॉडल वाटसन ने, जैकब मोनार्ड ने, मिचेल्सन स्टार्स ने, हर्षे चैस ने। तो जैकब मोनार्ड यहाँ पे बी ऑप्शन होगा राइट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। द लैक ओपेरॉन इज इंड्यूस्ड बाई। लैक ओपेरॉन किससे स्टार्ट होता है, इंड्यूस मतलब किससे स्टार्ट होता था, लैक्टोज। जब लैक्टोज आएगा तभी लैक ओपेरॉन स्टार्ट होता है, और ये लैक ओपेरॉन सिर्फ ओनली बैक्टीरिया में ही देखने को मिलेगा। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू। रिप्रेसर प्रोटीन किससे जुड़ता था आपको पता है, एक था रेगुलेटर जीन जिसे बोलते हैं आई जीन। आई जीन एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता था, और ये जाके एक ओ जीन था जिसे बोलता है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन से जाके क्या करता था, यह जुड़ जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटर जीन के साथ आके जुड़ जाता था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन था वो मैंने बताया था आपके थे, जेड थे, वाई थे, ए थे, 3 थे। बीटा गैलेक्टोडेज, परमिएज, स्टाइलेज एंजाइम निकालते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो लाइक करते रहिए आप लोग। द सडन हेरिटेबल चेंज इन DNA सीक्वेंस। अगर अचानक से DNA के सीक्वेंस में चेंज आता हो तो उसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, म्यूटेशन, वेरिएशन या रिकॉम्बिनेशन। तो इसे बोलते हैं म्यूटेशन, अचानक से अगर आएगा तो। अगला प्रश्न है सिकल सेल एनीमिया इज काज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ। सिकल सेल एनीमिया मैंने पढ़ाया था आप लोग को, सिकल सेल एनीमिया किसके द्वारा होता है। तो सिकल सेल एनीमिया आपको पता है ग्लूटामिक एसिड का स्थान पर वैलिन आ जाता है, बी ऑप्शन होगा राइट। अगला प्रश्न है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉन
नॉनसेंस म्यूटेशन, इनमें से कौन सा नॉनसेंस म्यूटेशन है? कोडान चेंज टू स्टॉप कोडान, कोडान चेंज टू सेम अमीनो एसिड, कोडान चेंज टू डिफरेंट अमीनो एसिड, नो चेंज अकर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, कोडान चेंज टू स्टॉप कोडान, कोडान चेंज टू स्टॉप कोडान, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है म्यूटाजीन इंक्लूड्स यूवी रे, एक्स रे, केमिकल एजेंट, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज। प्रूफ रीडिंग एक्टिवली ड्यूरिंग रिप्लिकेशन इज कैरिड आउट बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। प्रूफ रीडिंग डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता था, पढ़ाया था मैंने। अगला प्रश्न है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन या ट्रिपल नेचर। तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पर, आपको पता है। इन्होंने एक आर लिया था और एक यस बैक्टीरिया लिया था। यस बैक्टीरिया जो था, ये आर सेकेंड था, यस थर्ड। यस जो थर्ड बैक्टीरिया था ना, वो पैथोजेनिक था। तो इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, मतलब कुछ न कुछ चीज़ें जाती है जो कि यस थर्ड से निकल के आर में जाती है और आर वाला एस थर्ड में चेंज हो जाता है। ये बात बताया था इन्होंने। अगला प्रश्न है हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट ने किसका यूज किया था? तो हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट वायरस एंड बैक्टीरिया, माइस एंड न्यूमोकॉकस, प्लांट एंड वायरस, फ्रॉग बैक्टीरिया, बताइए। तो इन्होंने वायरस और बैक्टीरिया का यूज किया था, ये ऑप्शन। अगला है द हर्शेन चेस एक्सपेरिमेंट प्रोटीन वाज लेबल्ड बाई। प्रोटीन बना होता है सल्फर का, और सल्फर में इन्होंने 35 रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज किए थे इन्होंने। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है विच साइंटिस्ट वर्क ऑन बैक्टीरियोफेज। कौन सा साइंटिस्ट है जो बैक्टीरियोफेज पर प्रयोग कर रहे थे? तो T2 बैक्टीरियोफेज आपको मैंने बताया था, हर्शे एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अगला प्रश्न है आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल वाज प्रूव्ड बाई। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये किसने प्रूव किया? टीएमवी बैक्टीरियोफेज। तो टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस पर इन्होंने बताया कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रूव किए थे। अगला है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रश्न है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड। तो आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, ये सबसे मेगा प्रोजेक्ट होता है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है। और इसकी स्टार्टिंग 1990 से स्टार्ट हुआ था और ये 2003 में बन के तैयार हो गया था। तो इसका आंसर हो जाए, लेकिन मई 2026 में, मई 2026 में होता है क्या? मई 2006 में ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पब्लिक किया, क्योंकि लास्ट में क्रोमोजोम 1 जो था बहुत बड़ा था, इसकी वजह से उसके सीक्वेंसेस को पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन जीनोम। एक ह्यूमन जीनोम मतलब हेप्लॉयड डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर पाए थे? तो 3.3 × 10⁹। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन जीनोम। भाई आपको पता है कितने जीन होते हैं ह्यूमन के अंदर? लगभग 25,000 से 30,000 जीन, ये ऑप्शन लगभग। अब आइए क्रोमोजोम विथ द मैक्सिमम जीन, किस क्रोमोजोम में मैक्सिमम जीन होता है? तो आपको बता देते हैं क्रोमोजोम 1। क्रोमोजोम जो 1 है ना, इसमें मैक्सिमम जीन होते हैं लगभग 2968 जीन होते हैं क्रोमोजोम 1 में। जबकि सबसे कम, आपको पता भी है, हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम जिसमें बहुत कम जीन होते हैं तो वाई क्रोमोजोम। वाई क्रोमोजोम में लगभग 231 जीन होते हैं, 231 जीन होते हैं वाई क्रोमोजोम। स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम है और सबसे लार्जेस्ट क्रोमोजोम 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताएंगे आपको। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाई। डीएनए फिंगर जो प्रिंटिंग है उसको किसने डेवलप किया? एलेक्स जेफरी, मोलिस, वाटसन एंड क्रिक। तो एलेक्स जेफरी, ठीक है, ए ऑप्शन। अब आइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर बेस्ड है? तो आरएनए जीन्स, वीएनटीआर, एमआरएनए, टीआरएनए। तो आपको मैंने बता देता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो था किस पर बेस्ड था। तो देखिए डीएनए, ये है डीएनए। डीएनए में कई सारे सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड करते हैं। जैसे हमने लिख दिया ATGC, ये सीक्वेंस है ना, तो कई बार रिपीट करेंगे, ATGC, ऐसे कई बार रिपीट करेंगे। तो हमारे डीएनए में क्या होते हैं, कई सारे रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, ये बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं रिपीटेटेड डीएनए। और रिपीटेटेड डीएनए को ही हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं जी? सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, जानते रहिएगा। तो इसी का नाम हम लोग बोलते हैं VNTR, वेरिएबल टेंडन रिपीट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस है VNTR पर, मतलब वो कितनी बार सीक्वेंसेस रिपीट किया। देखिए ये जो ATGC ना, किसी में 100 बार रिपीट कर सकता है, किसी में 10 बार कर सकता है, तो हर व्यक्ति में अलग बार रिपीट कर सकता है। तो ये इसी को बोलते हैं VNTR। समझ आया नहीं? VNTR। आइए अगले प्रश्न बात करते हैं। द टेक्निक यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? देखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुल 5 से 6 स्टेप होते हैं। पहला होता है डीएनए आइसोलेशन। पहले होता है क्या? डीएनए आइसोलेशन, डीएनए को अलग करना, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है जी? दूसरा स्टेप होता है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की मदद से क्या करना? कट लगाना। तीसरा करना क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है एग्रोज जेल में इस फ्रेगमेंट जो छोटे छोटे डीएनए है इसको डाल देना, ठीक है। तीसरा होता है साउदर्न, चौथा होता है साउदर्न ब्लॉटिंग। ये साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है सर जी? साउदर्न ब्लॉटिंग मतलब वो जो डीएनए है जो जेल से निकाले हैं उसको आप लोग क्या करना है, अगर एक नायलॉन की मेम्ब्रेन होती है उस पर डाल देना, तो इसी बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। उसके बाद पाँचवा स्टेप क्या होता है जी? पाँचवा स्टेप होता है कि रेडियो एक्टिव प्रोबिंग। आप ऐसा डीएनए बनाइए जिसमें रेडियो एक्टिव है, और उस रेडियो एक्टिव डीएनए को आप उस पर रख दीजिए जो आपने डीएनए नाइट्रोजन वाले पर बनाया है, ठीक है। और लास्ट स्टेप होता है उसमें एक्सरे डालिए। एक्सरे डालेंगे तो आपको इमेज देखने को मिलेगा। तो कह रहा कि कौन सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यूज किया जाता है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कुछ स्टेप है, जानते रहिएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कह रहा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड इन, किस में करते हैं भाई? फोरेंसिक साइंस में बिल्कुल करते हैं। पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में, मतलब ये किसका पिता है किसका नहीं है उसके लिए भी। जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टडी में भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रोब इन डीएनए फिंगरप्रिंट इज, मतलब डीएनए का प्रोब होना मतलब क्या होता है? तो डीएनए का प्रोब होना मतलब लेबलेड डीएनए, उस पर हम लोग रेडियो तत्व डालकर क्या करते हैं? लेबल कर देते हैं। अगला है आरएनए टाइप्स एंड फंक्शन। एमआरएनए कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, एमआरएनए जो होता है इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाता है? पहले डीएनए से। डीएनए के ऊपर बनता ही तो वो है एमआरएनए, तो कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाता है? डीएनए से। डीएनए होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, विच आरएनए एक्ट एज एडाप्टर मॉलिक्यूल्स, कौन सा आरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है? तो एडाप्टर जो मॉलिक्यूल होता है ये टीआरएनए होता है। क्या होता है जी? टीआरएनए। टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है ना, ये अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है, एडाप्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टी। एंटीकोडान इज प्रेजेंट इन, तो देखिए एंटीकोडान जो होता है टीआरएनए में, एंटीकोडान ऐसे पाए जाते हैं। तो एंटीकोडान और इसी के ऊपर ये है एमआरएनए आता है, तो एमआरएनए के ऊपर एंटीकोडान। तो ये देखिएगा टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडान पाए जाते हैं। तो एमआरएनए पर जो कोई सीक्वेंस होगा ना, एंटीकोडान इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब जैसे एमआरएनए पर अगर ए लिख दिया है और जी लिख दिया है, तो ए के स्थान पे यहाँ पे आएगा यू, जी का स्थान पे आ जाएगा सी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अगला है आरएनए इज सिंथेसाइज इन, आरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। बताइए आरएनए कहाँ बनता है? तो न्यूक्लियोलस में। अगला प्रश्न है, एच एन आरएनए इज प्रिकर्सर ऑफ, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए,
mRNA। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? mRNA। भाई snRNA ही आगे चल के प्रिकर्स होगा, mRNA बनेगा। अगला प्रश्न है रिस्ट्रिक्शन इन एंजाइम कट डीएनए। तो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है कि डीएनए के किसी स्पेसिफिक स्थान पे काटेगा, स्पेसिफिक स्थान पे, हर जगह नहीं काटेगा, तो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। अगला है चारगाफ रूल इज, इसमें से कौन सा चारगाफ रूल है? ACGT, ATGC, AGTC। तो हम लोग जानते हैं चारगाफ रूल, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, बराबर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला ऑप्शन है कि इफ़ डीएनए सैंपल हैज़ 20% साइटोसिन एडेनिन। अगर भाई साइटोसिन दिया है 20%, तो हम जानते हैं ग्वानिन हो जाएगा कितना? 20%। तो 20 40 अकेले यही हो गया। तो 100 में से 40 के पता 60, 60 में से एडेनिन हो जाएगा 30% एडेनिन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 30% आएगा एडेनिन, 30% एडेनिन और थायमिन भी 30%। अगला प्रश्न है करा कि सेटेलाइट डीएनए इज, सेटेलाइट जो डीएनए है, एक्चुअली सेटेलाइट डीएनए मतलब डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंसेस बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं VNTR, इसी को बोलते हैं सेटेलाइट डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए बोल सकते हैं, नॉन कोडिंग बोल सकते हैं, सेटेलाइट डीएनए, बी ऑप्शन। अगला है विच RNA इज मोस्ट एबंडेंट, कौन सा RNA ज़्यादा मात्रा पाया जाता है? mRNA, rRNA, tRNA, mRNA। तो हमने बताया था rRNA जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 80% rRNA होता है, 80%, ठीक है, 68। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन प्रोकैरियोट्स अबाउट, ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट होता है प्रोकैरियोट्स में कितने बेस पेयर होते हैं बताइए? लगभग यहाँ पर कुछ लोग देना 100 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 से 2000 बेस पेयर। प्रोकैरियोटिक में बहुत तेज़ी से न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाता है ना, बहुत तेज़ी से जुड़ता है। इकोलाई बैक्टीरिया में लगभग 1000 से 2000 बेस पेयर प्रति सेकेंड बताया था। रिप्लिकेशन फॉर्क इज फॉर्म्ड, रिप्लिकेशन फॉर्म जो बनता है, तो जैसे ये डीएनए की है, डीएनए की हाइड्रोजन बॉन्ड को जब हम तोड़ते जाते हैं तो रिप्लिकेशन फॉर्क बनती है, तो ये हेलिकेज एंजाइम की मदद से होता है, बी ऑप्शन। प्राइमर इज मेड अप ऑफ, प्राइमर किसका बना होता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या लिपिड? तो भाई आरएनए प्राइमर होता है ना, तो आरएनए का बना होता है वो क्या, सोचना ही क्या है। अगला प्रश्न है लीडिंग स्टैंड सिंथेसिस इज कॉन्टीन्यूअस, डिसकॉन्टीन्यूअस, बाइडायरेक्शनल या नन? तो लीडिंग स्टैंड है ना, लैगिंग नहीं, लीडिंग है, तो ये कॉन्टीन्यूअस होता है, कॉन्टीन्यूअस बनता है। अगला प्रश्न है हु कॉइन्ड द जीन, जीन जो शब्द किसने दिया? जोहानसन, मेंडल, क्रिक या वाटसन? तो जोहानसन, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है हु गेव सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डोग्मा किसने दिया? तो ये फ्रांसिस क्रिक, ए ऑप्शन। आप लोग भी आंसर दीजिए, देखिए कमेंट्स में। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है किसके कारण? तो फॉस्फेट के कारण, फॉस्फेट ग्रुप के कारण। अगला प्रश्न है सेटेलाइट डीएनए शो सेम डेंसिटी, डिफरेंट डेंसिटी, नो डेंसिटी, सेम सीक्वेंस? तो सेटेलाइट डेंसिटी मतलब डिफरेंट प्रकार की डेंसिटी होती है। विच इज नॉट ए स्टॉप कोडान, इसमें से कौन सा स्टॉप कोडान नहीं है? तो स्टॉप कोडान AUG नहीं है, बाकी सब हैं। विच RNA इज शॉर्टेस्ट, कौन सा RNA बहुत छोटा होता है? rRNA, mRNA, tRNA, hnRNA? कौन सा RNA बहुत ही छोटा होता है बताइए? तो tRNA बहुत छोटा होता है। अगला है द नंबर ऑफ कोडान पॉसिबल इन 4 बेसेस, 4 बेसेस होते हैं तो कितने कोडान बन सकते हैं? टोटल 64 कोडान बन सकते हैं। हु प्रपोज द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, किसने प्रपोज किया था एक जीन एक एंजाइम? तो बिडल टाल्टन ने, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियन डीएनए, डीएनए के अंदर न्यूक्लियन केमिकल होता है, किसने डिस्कवर किया था? तो एफ मिशर ने। अगला प्रश्न है
इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सिंथेसाइज, आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है क्या बनाता है? तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये बहुत सारे आरएनए बनाता था, आरएनए बहुत सारा बना 5.8 20 पता नहीं क्या क्या बनाता था। ये ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिट्रोवायरस, कौन सा इसमें से रिट्रोवायरस? तो रिट्रोवायरस एचआईवी में पाया जाता है, जो डीएनए से डीएनए बनाता है, जो आपके आरएनए से डीएनए बनाता है। अगला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर्ड बाई, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कवरी ए बेल्टीमोर, टेमिन एंड बेल्टीमोर। अगला प्रश्न है विच टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, कौन सा इनएक्टिव होता है क्रोमेटिन? तो हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। ए न्यूक्लियोसोम हैज अराउंड हाउ मेनी बेस पेयर रेप्ड, एक न्यूक्लियोसोम को बनाने लगभग 200 बेस पेयर मैंने बताया था, 200 बेस पेयर। अगला प्रश्न है विच एंजाइम ज्वाइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट, कौन सा एंजाइम ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ता है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, प्राइमेज या हेलिकेज? विच एंजाइम ज्वाइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट? तो डीएनए लाइगेज। डीएनए रिप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स इज यूनिडायरेक्शनल, बाईडायरेक्शनल, कंजर्वेटिव? तो डीएनए रिप्लिकेशन इस स्टैंड पे होता है, इस स्टैंड पे होता है, तो बाईडायरेक्शनल होगा। अगला प्रश्न है इन प्रोकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट फंक्शन इज प्रूफ रीडिंग ओनली, प्राइम रिमूवल, गैप फिलिंग? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है बताइए? तो इन प्रोकैरियोट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज प्राइमर रिमूवल एंड फिलिंग द गैप। विच एंजाइम रिमूव सुपर क्वाइलिंग ड्यूरिंग रिप्लिकेशन, सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करता है, मतलब उसको कम करता है टोपो आइसोमरेज, जो बहुत ज़्यादा उलझा रहता है उसको कम करता है, टेंशन को कम करता है। डीएनए रिप्लिकेशन अकर इन, डीएनए का दोगुना होना एस फेज में होता है। अगला प्रश्न है इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो प्रोकैरियोटिक में होता है कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ एमआरएनए बना, तो साथ साथ में ट्रांसलेशन भी होता रहता है। और ये कहाँ होते हैं? ये सब साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो कपल्ड मतलब साथ साथ। अगला है इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन अकर इन, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन तो भाई न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाकी ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। विच कैप इज एडेड 5 इन एचएनआरएनए, एचएनआरएनए में आपको पता है कि 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट जुड़ता था, कैप पहनता था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है पॉली ए टेल एडेड इन द, एचएनआरएनए का जो 3 एंड था वहाँ पे बहुत सारे एटीपी जोड़ते थे, लगभग 200 से 300, तो इसे बोलते हैं पॉली ए। अगला है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल बट एक्सेप्शन, आपको पता है जितने भी जेनेटिक कोड होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैसे होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए होता है उसमें अलग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में अलग होते हैं, एक्सेप्शन है। अगला प्रश्न है हाउ मेनी सेंस कोडान आर अमीनो एसिड, सेंस कोडान मतलब जो प्रोटीन बनाते हैं, तो लगभग 61 कोडान सेंस होते हैं। अगला प्रश्न है विच कोडान कोड फॉर ट्रिप्टोफेन, कौन सा कोडान ट्रिप्टोफेन के लिए कोड करता है? यूजीजी, एयूजी, जी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए यूजीजी। अगला प्रश्न है राइबोसोम मूव्स ऑन एमआरएनए इन विच डायरेक्शन, तो राइबोसोम मूव करता है एमआरएनए पर, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये ऑप्शन। अभी लास्ट प्रश्न है आप लोग का, इसका जवाब सबको चाहिए। विच साइट राइबोसोम रिसीव न्यू टीआरएनए, जो टीआरएनए में जो राइबोसोम था, राइबोसोम अमीनो एसिड को ए साइट की तरफ ले रहा था और लास्ट में पेप्टाइड बॉन्ड बन रही थी, तो ए साइट। तो ये टोटल 100 प्रश्न कराएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके से अगर आप सभी जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को हम लोग प्रश्न कराएंगे, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके जितने भी चैप्टर हैं सब उनका प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली क्लास आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लोग। सभी को धन्यवाद, सभी को जय श्री श्याम। चलो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हो सकता है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा तो सही रहेगा कि लोगों को तक पहुँच सके, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लासेस निरंतर आपकी चलती रहेगी, ठीक।
चलिए, धन्यवाद सभी को।